राजस्थान के धौलपुर गांव में अभिषेक और मायरा की शादी हुई थी और आज उनकी स्वागत थी। कमरे में अभिषेक थोड़ा रिलैक्स ही कर रहा था कि तभी मायरा ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, अभिषेक, आज इतनी खास रात है यार। तुम क्या ऐसे ठंडे पड़े हो? अब मुझसे इंतजार नहीं होता। मायरा की बात पर अभिषेक ने उसे पहले तो हैरानी से देखा और फिर कहा, मायरा, तुम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो यार। अभिषेक आगे कुछ और ही बोल पाता, इससे पहले मायरा ने अपने होठ अभिषेक के होठों पर रख दिए। मायरा की इस बेकाबी पर अभिषेक को पहले तो बहुत ही अजीब लगा और उसने मायरा से अलग होकर थोड़ी हैरानी से कहा, जो लड़की इतनी शर्मीली थी, मुझे पता नहीं था कि अपनी स्वागत के मौके पर वो इतनी बेकाबू और बेसब्र हो जाएगी। तुम मायरा ही हो ना? अभिषेक की बात पर मायरा ने काफी गंभीर आवाज में कहा, नहीं, मैं खूनी बदू हूँ जो मर्दों के साथ स्वागत मनाकर बाद में उन्हें मार देती है। ये सुनते ही अभिषेक चौंक पड़ा। वो कुछ कहता इससे पहले मायरा ने हंसते हुए कहा, यार, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मायरा। इस बात पर अभिषेक ने मायरा से थोड़ा दूर हटकर कहा, तुमने भी किसका नाम ले लिया यार? इस तरह रात को उसका नाम नहीं लेना चाहिए था, पता है ना? ये सब छोड़ो, तुम मुझ पर ध्यान दो। इतना कहते हुए मायरा ने अभिषेक को अपने करीब खींच लिया और उसे चूमने लगी। मायरा के होठों को अपने चेहरे पर महसूस कर अभिषेक भी अब मदहोश में होने लगा था। अभिषेक का साथ पाकर मायरा के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई और बस कुछ पलों के लिए उसकी आंखों का रंग बदलकर खून सा लाल हो गया और तभी उसकी आंखें चमकने लगी। लेकिन अभिषेक मायरा की बदलती आंखों का रंग देख पाता उससे पहले ही उसके फोन पर रिंग हुई और अभिषेक फोन पर बात करने लग गया, मगर वहीं पीछे खड़ी मायरा बेताब हो रही थी। अभिषेक ने जैसे ही फोन रखा, मायरा उससे जाकर लिपट गई। अभिषेक सोचने लगा, ये मायरा को आज क्या हो गया है? आज से पहले इसका ऐसा रूप नहीं देखा था। ये मेरी मायरा ही है ना? मायरा के बदलते रूप देख अभिषेक ने मन ही मन में कहा। इतने में मायरा अभिषेक को खींचकर बिस्तर तक ले गई और अभिषेक के बदन से कपड़े उतारने लगी। बिस्तर पर जाते ही अचानक से कमरे में रात की रानी की खुशबू फैलने लगी, जो कि मायरा के शरीर से आ रही थी। अभिषेक ने मायरा को चूमते हुए कहा, मायरा, क्या खुशबू है तुम्हारी यार। मैं तो पागल हो रहा हूँ इस रात की रानी की खुशबू से। ओ मायरा। मायरा उसे अपनी आगोश में भरती हुई बोली, रात की रानी हूँ मैं और आज सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी ही बनूंगी। अभिषेक ने मधोसी से कहा, सिर्फ आज नहीं, तुम हमेशा के लिए मेरी रानी बन चुकी हो। अभिषेक मायरा को चूम ही रहा था कि तभी अचानक से मायरा की आंखें फिर से चमकी, जैसे कि उसकी आंखों में कोई बल्ब जल रहा हो। मायरा की आंखों के इस अजीब से ग्लो देखकर अभिषेक एकदम से रुक गया। क्या हुआ अभिषेक, रुक क्यों गए? मायरा ने अदा के साथ अभिषेक के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मायरा, तुम ठीक तो हो? अभी तुम्हारी आंखों में कुछ हुआ था। अभिषेक की बात सुन मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं। देखो, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अभिषेक मानने को तैयार नहीं था। उसने बिस्तर से उठते हुए कहा, नहीं मारिया, मैंने देखा तुम्हारी आंखें ग्लो कर रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? अभिषेक की आवाज एक अनजान भय से कांप रही थी। लेकिन तभी मायरा ने अपने कोमल हाथों को अभिषेक के चेहरे पर फेरा और अभिषेक मानो सब कुछ भूल गया हो। और फिर अभिषेक धीरे धीरे मायरा के कपड़े उसके जिस्म से अलग करने लगा। इसके बाद तो जैसे कमरे में तूफान सा ही आ गया, जिस तूफान में अभिषेक बहकता ही चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो थक गया तो मायरा से अलग हुआ और कहने लगा, ओ मायरा, आज तो तुमने मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया था। इससे पहले भी हम कई बार साथ वक्त बिताया है, मगर आज तुम बहुत ही अलग लगी यार। सच कहूँ तो मज़ा आ गया, अभिषेक ने हाँफते हुए कहा। ये सुनकर मायरा के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने शरारत से कहा, तो फिर आओ, आ जाओ, रुको, थोड़ी सांस तो लेने दो।
मैं बस 2 मिनट में आया। कहाँ? इस वक्त बीच में कहाँ जा रहे हो? मायरा ने पूछा। मायरा, आता हूँ, फिर मैं तुम्हारे अरमान पूरे करूँगा। यह कहकर अभिषेक अपने कमरे की बालकनी की तरफ चला गया। उसके जाते ही मायरा के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। उसे देर लग ही नहीं रहा था कि वो जरा सा भी थकी है, बल्कि उसकी प्यास अभी तक बुझी नहीं थी। और देखते ही देखते अचानक से मायरा के खुले बाल खुद ब खुद हवा में लहराने लगे और उसके चेहरे की चमक पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई और वो जोर जोर से सांस लेने लगी, मानो उसके अंदर कुछ और ही चल रहा है। जहाँ कमरे में बैठी मायरा के रंग रूप अलग ही तेवर दिख रहे थे, वहीं इन सब से अनजान अभिषेक अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और उसे जलाने के लिए लाइटर जलाता है। अभिषेक इस वक्त अपनी एक मंजिल के मकान की बालकनी में खड़ा हुआ था और नीचे गार्डन एरिया में लाइट जलने की वजह से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने सिगरेट का एक कश लिया, उसकी नज़र नीचे गार्डन में गई और वहां देखते ही उसका गला डर से सूख गया। अभिषेक ने खुद से कहा, ओ गॉड, लाश, लाश कहाँ से आई यहाँ? अभिषेक के सामने नीचे जमीन पर पड़ी एक लड़की की बॉडी थी, जो दुल्हन के जोड़े में थी। उसने घबराते हुए जैसे ही ध्यान से देखा तो उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी मायरा की थी। उसने घबराते हुए धीरे से कहा, अंदर जो बैठी है वो अगर मायरा है तो फिर ये लड़की कौन है? और अगर ये मायरा है तो मेरे कमरे में कौन है? दो दो मायरा कैसे हो सकती हैं? और मायरा की जान किसने ली? अभिषेक की सांसें गले में अटक गई। उसकी आंखों में खौफ सा दिख रहा था। कमरे में बैठी मायरा उसे दिखाई दे रही थी, जो बड़े प्यार से अपने बालों के साथ खेल रही थी। उसे देखकर अभिषेक को अपने हाथ पैर ठंडे मालूम होते पड़े। वो घबराया हुआ धीरे से कमरे में आया और वहां बैठी मायरा से पूछा कि कौन हो तुम? क्या तुमने मारा है मेरी मायरा को? ओह माय गॉड, मतलब गांव वाले जिस खूनी बधू के बारे में कह रहे थे वो सच है? क्या तुम ही वो खूनी बधू हो? अभिषेक के सवाल के बदले में मायरा की एक ठहाकेदार हंसी वहां गूंजी। अभिषेक के कदम वहीं जम गए और तभी मायरा के शरीर की रंगत बदलने लगी। देखते ही देखते उसका चेहरा बदल गया। अभिषेक के सामने अब उसकी मायरा नहीं थी, बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसकी खूबसूरत देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसका लहंगा रुई की नरम पाँव जैसा उसके गोरे बदन को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसके शरीर की आकर्षक बनावट और उसके लाल पतले होठ और काजल से बड़ी बड़ी आंखें अभिषेक को अपनी ओर खींच रही थी। उस लड़की के बदन की कसावट और उसके काले घुंघराले बाल ऐसे थे कि कोई भी मर्द उसको उस पे न्यौछावर करने को तैयार हो जाए। अभिषेक भी उसकी खूबसूरती में मदहोश होकर पल भर के लिए सब कुछ भूल गया था। तभी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ अभिषेक, अभी तो हमारी स्वागरात बाकी है। ऐसा कहते हुए लड़की की आंखें एकदम से चमकने लगी और उन आंखों में देखता हुआ अभिषेक मानो उससे सम्मोहित हो गया और वो एकटक उस लड़की की आंखों में देखने लगा। तभी वो लड़की आगे बढ़ी और अभिषेक के पूरे बदन को छूने लगी और अभिषेक भी उसके होठों के जादू में पूरी तरह से खो गया। अगले ही पल अभिषेक के दिमाग से सब कुछ निकल गया। इस बार उसे फिर से उस लड़की के साथ कुछ अलग ही किस्म की खुशबू महसूस हो रही थी। दोनों अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। वो लड़की अभिषेक के ऊपर थी और अभिषेक के पूरे बदन को अपने होठों से चूमे जा रही थी। कुछ देर बाद अभिषेक पूरी तरह से थक गया। अभिषेक पसीने में भीग चुका था। अभिषेक को ऐसा देख उस लड़की के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान उभर आई और उसने फिर से अभिषेक को अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर एक बार फिर से किस किया। पर इस बार अभिषेक को अपनी सांसें अटकी हुई महसूस हो रही थी। उसे अपना पूरा बदन अकड़ता हुआ लग रहा था और अगले पल ही अभिषेक का पूरा शरीर ऐसे सफ़ेद हुआ जैसे शरीर से खून की एक एक बूंद चूस ली गई हो। एक आखिरी बार अभिषेक के गले से तेज चीख निकली। अभिषेक की चीख सुनते ही वीर सिंह, हवेली का मैनेजर और गार्ड दोनों दौड़कर अभिषेक के कमरे में आए।
मैंने ने भय से बड़ी आंख करते हुए कहा। अरे, ये अभिषेक बाबू को क्या हो गया? जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ कोई। लेकिन जमीन पर पड़ा अभिषेक अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। इसे खूनी बदू ने मारा है। जल्दी से अब उस भूतनी की तस्वीरें निकालो और घर के बाहर जलाओ। जल्दी करो, नहीं तो वो और लोगों को भी मार देगी। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि हवेली में खूनी बदू ने अभिषेक और उसकी पत्नी मायरा को मार दिया है। पूरे गांव की औरत और मर्द अपने घरों से केरोसिन तेल निकाल कर ले आए और फिर वीर सिंह सहित सभी हवेली के सामने जमा हो गए। वीर सिंह ने घबराते हुए कहा, एक साथ 2-4 तस्वीरें जला दो, अगर आसपास होगी तो भाग जाएगी। वीर सिंह के कहते ही सभी ने एक साथ तस्वीरें आग के हवाले कर दी। तस्वीरों में आग लगते ही किसी औरत की तेज चीख की आवाज आई और साथ ही मन कपा देने वाली रोने की आवाज। अगले ही पल तेज हवा से मौसम बदलने लगा। तो सभी घबराकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वीर सिंह ने जोर से कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ये उसी भूतनी की चीखें हैं। तस्वीरों के जलने से उसका भी कुछ हुआ है, इसीलिए वो यहाँ से भाग गई है। सभी को परेशान देख वीर सिंह ने कहा, आज से इस गांव में शादियां नहीं होंगी और अगर किसी ने इसके खिलाफ जाकर शादी करने की कोशिश की तो उसे गांव के बाहर कर दिया जाएगा। और फिर पूरे गांव के लोगों ने एक साथ कहा, हाँ, ऐसा ही होगा। खूनी बदू की इस घटना के 10 दिन बाद धौलपुर गांव के स्टेशन पर शाम के 6 बजे एक ट्रेन आकर रुकती है। ट्रेन में सोए चेतन की अचानक से नींद खुली। चेतन एक 26 साल का लड़का है जो मुंबई से धौलपुर गांव में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आया है। नींद से जागा हुआ चेतन उठा और बाहर झांक कर देखा तो उसे महसूस हुआ कि पूरी ट्रेन में शायद वो अकेला ही है। यहाँ तक कि पूरा स्टेशन भी खाली था। उसने अपना बैग लिया और ट्रेन से उतर गया। स्टेशन पर हल्की मध्यम सी रोशनी में उसे दूर बेंच पर बैठी एक लड़की दिखाई दी तो वो उसकी तरफ बढ़ गया। लड़की ने एक लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे खुले बाल कमर तक आ रहे थे और आंखों में गहरा काजल लगा हुआ था। शरीर से आती खुशबू चेतन को पागल कर रही थी। उसने खुद से कहा, आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। चेतन अभी उसे देखकर खोया ही हुआ था कि उस लड़की की प्यारी सी आवाज आई, चेतन। एक अनजान लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर चेतन ने चौंकते हुए कहा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? लड़की ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, आपके आईडी कार्ड पर लिखा है। चेतन ने गौर किया। उसने अपने हाथ में ही अपना आईडी पकड़ा हुआ था, लेकिन इतनी कम रोशनी में इसने मेरा नाम कैसे पढ़ लिया? वो सोच ही रहा था कि लड़की ने फिर से कहा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? चेतन ने जवाब दिया, मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन शायद आपको मदद की ज़रूरत है। इस वक्त अकेली आप स्टेशन पर क्या कर रही हैं? कहीं छोड़ दूँ मैं आपको? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे जहाँ जाना है मैं चली जाऊंगी, आप मेरी फिक्र ना करें। चेतन को उसकी बात पर हैरानी हुई। कैसे चली जाओगी? यहाँ कोई भी नहीं है, कहीं किसी मुसीबत में न पड़ जाओ तुम। मैंने कहा ना, मैं छोड़ देता हूँ। जवाब में लड़की हंस पड़ी और कहा, मुसीबत? और मेरे लिए? वैसे तुम्हारे आने से इस गांव के लोगों की मुसीबत दूर हो जाएगी। चेतन को उसकी बात समझ में नहीं आई तो उसने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। मेरे आने से कौन सी मुसीबत दूर होगी? मैं तो यहाँ बस एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आया हूँ। लड़की ने जवाब दिया, वो समय आने पर पता चल जाएगा तुम्हें। उसकी बात पर चेतन ने बेपरवाही से अपने कंधे ऊपर किए और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही उस लड़की के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान उभर आई।
तब से बेखबर चेतन प्लेटफॉर्म से बाहर आया तो उसे दूर दूर तक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थी। वो कुछ देर वहीं खड़ा होकर इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद चेतन को जब एक रिक्शा नजर आया तो उसकी जान में जान आई। वो दौड़कर रिक्शे वाले के पास गया और बैठते हुए कहा, चलो भाई, अजीब जगह है ये, एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा यहाँ तो। चेतन की बात सुन रिक्शे वाले ने कहा, भैया आपको एक सलाह दे रहे हैं, आइंदा सूरज ढलने के बाद कभी गांव में ऐसे मत निकलना।